अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के संबंध में सही नहीं है। भारत दुर्दशा के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा सन 1875 ईस्वी में रचित एक हिंदी नाटक है। इसमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। वे भारतवासियों से भारत की दुर्दशा पर रोने और फिर इस दुर्दशा का अंत करने का प्रयास करने का आह्वान करते हैं। यह भारतेंदु का पहला नाटक है। तो इसमें से गलत कौन सा है ये आप सभी को बताना है। सही नहीं है, कौन सा बताना है। तो पहले तो ऐसे प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, फिर इसके बाद देखना होगा जो गलत होगा तुरंत आप उसको पकड़ लेंगे। और कई बच्चों ने इसको पकड़ भी लिया है कि गलत कौन सा है। ऑप्शन डी क्या है, गलत है। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो सब सही हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 1875 में नहीं बल्कि 1880 में इसका प्रकाशन हुआ था, लेकिन यहाँ पर 1875 वाला जो ऑप्शन है सही है। और बाकी जो दो ऑप्शन दिए गए हैं वो भी सही हैं। पहला नाटक नहीं है, समझ रहे हैं आप। भारतेंदु का पहला नाटक कौन था मौलिक रूप से, या फिर जो नाटक है विद्या सुंदर नाम का नाटक था। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो इस प्रश्न के अनुसार सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने भारत दुर्दशा का कारण माना है। जब भारत दुर्दशा नाटक आप पढ़ेंगे तो उन्होंने भारत दुर्दशा के कारणों का उल्लेख किया है। जब आप बारीकी से पढ़ेंगे, सीरियसली पढ़ेंगे, तब वहाँ कारण आपको पता चल जाएंगे। तो कौन कौन से कारण को माना है? ब्रिटिश राज और आपसी कलह, वे कुरीतियाँ, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, धर्म, संतोष, अपव्यय, फैशन, सिफारिश, लोभ, भय, स्वार्थपरता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, बाढ़, अंग्रेजों की भारत को लूटने की नीति, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है कि उपयुक्त सभी को उन्होंने भारत दुर्दशा का कारण माना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि रोवऊं सब मिलके आवऊं भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। इन पंक्तियों से भारत दुर्दशा किस प्रकार का नाटक प्रतीत होता है? कई बार तो परीक्षाओं में ये पंक्तियां किस नाटक से ली गई हैं पूछ ली जाती हैं, और लेकिन यहाँ पर अलग ढंग से प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपको यह भी पता चल जाए कि ये पंक्तियां भारत दुर्दशा की हैं और किस तरीके की हैं। दुखांत, सुखांत, प्रसादांत, उपरोक्त सभी। तो ये कैसी पंक्तियां प्रतीत होती हैं? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, दुखांत। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा अतीव गौरव की चमकदार स्मृति है। भारत दुर्दशा अतीत गौरव की चमकदार स्मृति है, आंसू भरा वर्तमान है और भविष्य निर्माण की भव्य प्रेरणा है। इसमें भारतेंदु का भारत प्रेम करुणा की सरिता के रूप में उमड़ आया है, आशा की किरण के रूप में झिलमिला उठा है। किसका कथन है? काफ़ी महत्वपूर्ण ये कथन यहाँ पर दिया जा रहा है, आप सभी को पता होना चाहिए। हो सकता है कि ये कोटेशन थोड़ा ही दूर पूछा जाए, इतना एक वाक्य ही पूछ लिया जाए कि भारत दुर्दशा अतीत गौरव की चमत्कार स्मृति है, आंसू भरा वर्तमान है और भविष्य निर्माण की भव्य प्रेरणा है। तीनों कालों में इस बात को कहा गया है। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है, जयनाथ नलिन, जयदेव तनेजा, गिरीश रस्तोगी, भारतेंदु। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। इस कोटेशन को कहा है जयनाथ नलिन। कुछ बच्चों ने बताया कि गिरीश रस्तोगी ने कहा है। हम बाद में बातचीत करेंगे कि गिरीश रस्तोगी का क्या मानना रहा है, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। इसको आप लोग अपने नोटबुक पे लिख भी लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन है। असत्य कथन हमें बताना है भारत दुर्दशा के संदर्भ में। पहला ऑप्शन दिया गया, भारत दुर्दशा में 6 अंक हैं। अंक इतने छोटे छोटे हैं कि यदि अंक की जगह दृश्य भी लिख दिया जाए तो उससे नाटक की संरचना में कोई अंतर नहीं आएगा। लावणी छंद का प्रयोग किया गया है, राजभक्ति पर जोर दिया गया है। तो कौन सा कथन असत्य है? अच्छा, इसमें एक जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन, ये इंटरव्यू के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार आप इंटरव्यू में जाएंगे तो कई एक्सपर्ट्स जो होते हैं
वो ये पूछ देते हैं कि फला चीज़ को रखने से क्या अंतर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि अंक की जगह अगर दृश्य रख दिया जाता तो भी नाटक की संरचना में कोई अंतर नहीं आता। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपसे पूछ दिया जाए कि भारत दुर्दशा आपने पढ़ा है, आप बोलेंगे हाँ, तो यही सवाल पूछ दिया जाएगा कि अगर भारत दुर्दशा में कितने अंक हैं, आप बोलेंगे कि 6 अंक हैं। तो एक्सपर्ट्स कहेगा कि ये बताइए अंकों की जगह पे अगर दृश्यों को रख दिया जाए तो क्या नाटक की संरचना में कोई बदलाव आएगा। तो आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा प्रश्न पूछ दिया गया, अब इसका आंसर हम क्या बताएं। आप हो सकता है घबराना भी शुरू कर दें, लेकिन अब नहीं घबराएंगे। आप ये बोल सकते हैं कि अंक की जगह दृश्य रखने से नाटक की संरचना में कोई अंतर नहीं आएगा। तब उसको लगेगा कि आपने अनुराज हिंदी एकेडमी से पढ़ा है और कितना कॉन्फिडेंट होकर आप आंसर दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का जो सही जवाब है, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि इंटरव्यू इत्यादि के बारे में भी बताया जाए, क्योंकि जितने भी अनुभव उन सबको बताना जरूरी है। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जो असत्य है, राजभक्ति पर जोर दिया गया है। ये क्या है, इस प्रश्न के अनुसार असत्य है, बाकी जितनी भी चीज़ें हों सत्य हैं। भारत दुर्दशा में एक योगी आता है जो कि लावनी गीत का प्रयोग करते हुए स्टार्ट ही करता है इसको। जब आप पढ़े होंगे तो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान में रखे होंगे। ठीक है, इसीलिए मैं PDF आप लोगों को देने में थोड़ा सा अभी टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पर पूरा वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको इंटरव्यू का भी अनुभव मिलेगा और जो भी आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो तो हो ही रहा है। अगला प्रश्न है, रोवहु सब मिल के आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। इन पंक्तियों का आशय क्या है। योगी लावनी गाता हुआ देश के अतीत गौरव के परिप्रेक्ष्य में उसकी वर्तमान हीन दशा का ब्यौरा देता है। भारतीय दुर्दशा पर भारत भाइयों के रुदन का आह्वान कर नाटक के राष्ट्रीय सरोकार को ध्वनित कर देता है। भारत का दैन्य देखने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर देता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है कि ऑप्शन डी। जहाँ भी आप उपयुक्त सभी देखते हैं तुरंत 99% बच्चे जो होते हैं उनको लगता है कि ये आंसर सही होगा। इसके लिए बहुत तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर कोशिश किया बताने की कि ऊपर के तीनों ऑप्शंस आपके दिमाग में जरूर आए कि किस विषय वस्तु पर ये भारत दुर्दशा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, कुछ बच्चे करें कि PDF कहाँ मिलेगा। PDF लेकर भी आप लोग मोबाइल में उसको गायब कर देंगे, प्रिंट आउट करके रख देंगे, धूल उस पर बैठेगी, 1-2 बार पढ़ेंगे फिर फेंक देंगे। कितना PDF आप रखेंगे। अपने दिमाग में इस चीज़ को सेव कर लीजिए, इस प्रैक्टिस सेट को, और ये चैनल हमेशा जीवित रहेगा। जब भी आपको कोई चीज़ कन्फ्यूज हो रहा है तुरंत आकर यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, शमशान में कुत्तों कौओं सियारों के बीच फटे हाल भारत का प्रवेश होता है। भारत दुर्दशा के किस अंक का ये दृश्य है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप देख रहे हैं कि अंधेर नगरी में भी शमशान इत्यादि का जिक्र हुआ है। यहाँ पर जिक्र कर दिया गया क्वेश्चन में भारत दुर्दशा, वरना अगर भारत दुर्दशा को हटा दिया जाए तो आपके दिमाग में तुरंत अंधेर नगरी का भी कुछ दृश्य आ जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये किस दृश्य में इसका चित्रण किया गया है। सही जवाब है दूसरा अंक जो है उसमें शमशान में कुत्तों कौओं सियारों के बीच फटे हाल भारत का प्रवेश होता है। भारत दुर्दशा का एक पात्र है भारत भी। अगला प्रश्न है, जिन बच्चों ने पूछा था कि पात्रों के बारे में भी बताइए, तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे पात्रों की बात भी आ रही है। भारत दुर्देव कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि किस नाटक का पात्र है। सत्यानाश, फौजदार अपने भारत दुर्दशा मूलक प्रयोजनों को स्पष्ट करते हैं। भारत दुर्दशा के किस अंक का दृश्य है। तीसरे अंक में, चौथे अंक में, पांचवें अंक में, छठवें अंक में। तो इसका जो सही जवाब है कि भारत दुर्देव एवं सत्यानाश, फौजदार, ये सब आपस में जो अपने प्रयोजनों को स्पष्ट करते हैं, तीसरे अंक का ये जिक्र किया गया है। तो उम्मीद है कि जब दोबारा आप भारत दुर्दशा पढ़ेंगे एग्जाम के पहले तो ये प्रैक्टिस सेट आपको तमाम दृष्टियों को प्रदान कर चुकी होगी, और जब पढ़ेंगे तो जो चीज़ आप 2 दिन में ग्रहण कर रहे थे उसको 2 घंटे में ही आप कवर कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत दुर्देव की वेशभूषा कैसी है। भारत दुर्देव जो कि भारत दुर्दशा का एक महत्वपूर्ण पात्र है, उसकी वेशभूषा का जिक्र भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। कैसी है, आधी मुसलमानी एवं आधी क्रिस्तानी है, हिंदू है, पंजाबी है, या फिर बंगाली है।
तो कई बार परीक्षाओं में क्या होता है कि जो सबसे लंबा ऑप्शन होता है वही सही हो जाता है। राजेश कुमार कह रहे हैं कि सर प्लीज़ फर्स्ट पेपर भी करवा दीजिए। देखिए मेरी मजबूती सेकेंड पेपर है, तो मैं अभी सेकेंड पेपर को कंप्लीट कर लूँगा। मुझे लगेगा तो परीक्षा के 15 दिन पहले फर्स्ट पेपर पे भी चर्चा की जाएगी। अभी मजबूत पक्ष को देखते हैं। पता चला इसको छोड़कर मैं फर्स्ट पेपर पढ़ाने लगूंगा तो जो आप लोग जुड़े हैं आप ही लोग यहाँ से फरार हो जाएंगे। तो हमको फ्यूचर भी देखना है और आप लोगों को बचा कर भी रखना है। फर्स्ट पेपर भी अच्छा पढ़ाऊँगा, मुझे लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा लूँगा उसको। ठीक है, पहले हम हिंदी को अच्छे से पढ़ लेते हैं। भारत दुर्देव की जो वेशभूषा थी वो आधी मुसलमानी थी और आधी क्रिस्तानी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के चौथे अंक में गुलाम, हीन एवं हतदर्प बनने के कारणों का उल्लेख है। कारण है आलस्य, अपव्यय, रोग मदिरा, अंधकार या फिर उपयुक्त सभी। भारत दुर्दशा के चौथे अंक में गुलाम, हीन, हतदर्प बनने के कारणों का उल्लेख भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। तो उसके कारण क्या रहे हैं? आलस्य, अपव्यय, रोग, मदिरा, अंधकार या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अच्छा, आप देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र लगातार आलस्य से बड़ा परेशान रहते हैं। इसी तरीके से उन्होंने भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है उसमें भी भारतीयों के आलसता को लेकर काफ़ी उन्होंने बात की थी। और यहाँ पर भारत दुर्दशा में भी इसी तरीके से बात कर रहे हैं। हालांकि दोनों विधाएं क्या हैं? अलग अलग हैं। अगला प्रश्न है, भारत दुर्देव के हमले से बचने के लिए पढ़े लिखे भारतीयों की बैठक का उल्लेख किस अंक में किया गया है? भारत दुर्देव के हमले से बचने के लिए पढ़े लिखे भारतीयों की बैठक का उल्लेख किस अंक में किया गया है? 5वें अंक में, चौथे अंक में, तीसरे अंक में या फिर दूसरे अंक में? तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि 5वें अंक में इसका जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के 5वें अंक के संदर्भ में सही नहीं है। इसमें बंगाली, महाराष्ट्री, देशी, कवि, एडिटर आदि सजीव पात्र हैं। बंगाली, महाराष्ट्री एवं एडिटर की साहसिकता है। हिंदी भाषी, देशी सज्जन एवं कवि की कायरता का दृश्य है। नाटककार ने बंगाली नवजागरण एवं मराठी नवजागरण की तुलना में हिंदी नवजागरण के पिछड़ेपन को उभारा है। तो इसमें हमें बताना था कि सही नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन का फ्रेमिंग करने में मैंने चूक कर दी है। तो इस प्रश्न को हम थोड़ा सा इस प्रैक्टिस सेट में अपवाद मान के चलते हैं। जो भी ऑप्शन दिया गया है सब 5वें अंक के संदर्भ में सही है। तो बस मेरी कोशिश ये थी कि आप 5वें अंक से परिचित हो जाएं। उसमें बंगाली, महाराष्ट्री, देशी, कवि, एडिटर इन सब के बारे में बात किया गया है, उनकी कायरता के बारे में बात किया गया है और हिंदी नवजागरण के पिछड़ेपन को उभारने की कोशिश की गई है। तो ये जो 35 नंबर का क्वेश्चन था ये, इसमें पूरे ऑप्शन सही हैं, तो इसको बस ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत भाग्य नामक केवल एक पात्र का संवाद एवं कार्य व्यापार चित्रित है, किस अंक में है? इसके पहले भारत दुर्देव नाम का पात्र आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारत भाग्य नाम का एक पात्र है। तो जब भी आप भारत दुर्दशा पढ़ेंगे तो तमाम ये पात्र हैं, उसमें आलस्य, ठीक है, रोग, निर्लज्जता, ये सब भी पात्र के रूप में आए हुए हैं। तो यहाँ पर भारत भाग्य नामक एक पात्र है जिसका संवाद एवं कार्य व्यापार चित्रित किया गया है। किस अंक में किया गया है ये हमें बताना है। ऑप्शन है 6वें अंक में, 5वें अंक में, चौथे अंक में या फिर तीसरे अंक में। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आज हम पहली बार इस लाइव क्लास टेस्ट में शामिल हैं, तो उनका हार्दिक स्वागत है। और कोशिश यही रहती है कि जो एक बार इसको देख लिया वो जुड़ने की कोशिश करेगा। ज़्यादा दबाव के साथ मैं नहीं कहूँगा, आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए भी। अगला प्रश्न है, भारत भाग्य के संदर्भ में सही है। भारत भाग्य जो कि दशा का एक प्रमुख पात्र, उसके संदर्भ में सही है। भारत भाग्य का लंबा गीतात्मक संवाद भारत के गौरवमय अतीत एवं दुखद वर्तमान दोनों को समेटता है। भारत भाग्य का आत्मधिक्कार कारुणिक है, वह अंततः छाती में चाकू भोंककर आत्महत्या कर लेता है। उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है कि उपयुक्त सभी चीज़ें सही हैं। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि जो भारत भाग्य है वो आखिर में क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। इसीलिए ये नाटक जो है वो
दुखांतक हो गया है। ठीक है, हो सकता है कि आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भारत दुर्दशा का कौन पात्र है जो कि आत्महत्या कर लेता है, तो वह है भारत भाग्य। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा की भाषा शैली के संदर्भ में सही नहीं है। भारत दुर्दशा जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक, उसकी भाषा शैली पर यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी चीज़ सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, भारत दुर्दशा की पात्रों के अनुरूप भाषा रंगमंचीयता के अनुकूल है, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है, भारत दुर्दशा की भाषा भी सीधे जनता से जुड़ी भाषा है, वह दर्शक का पर्याप्त मनोरंजन करती है। तो इसमें से सही नहीं है वो चीज़ हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है, भाषा का प्रयोग किया गया है, वो क्या है, बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तानी और टकसाली भाषा का प्रयोग किया गया है, जो आम फाम बोलचाल की भाषा होती है उसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत है। और बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल एकदम सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेरे आछत तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी छी जियोगे तो भीख मांग कर खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है, क्या हुआ जो धन मान सब गया, एक जिंदगी हजार नियामत है, किसके बीच का ये संवाद है। तो इसमें जितने भी नाम दिए गए हैं सब भारत दुर्दशा के पात्र हैं। पूछा जा रहा है कि ये किसके बीच का संवाद है। निर्लज्जता भारत से कहती है, भारत निर्लज्जता से कहता है, भारत भाग्य भारत से कहता है, आलस्य निर्लज्जता से कहते। तो ये संवाद है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि इस कथन को निर्लज्जता जो कि भारत दुर्दशा की के पात्र के रूप में है, वो भारत से ये बात कहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर दिया हूँ यूपीजीडीसी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है सन 2014 के एग्ज़ाम में कि डिसलॉयल्टी पात्र का संबंध किससे है, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी, चंद्रावली। तो जाहिर सी बात है आप लोग यहाँ पर तुरंत बता देंगे कि डिसलॉयल्टी नामक जो पात्र है वो भारत दुर्दशा का है। लेकिन ध्यान में रखिए वो जो 100 क्वेश्चंस में जब आप बैठेंगे तो वहाँ पर इसको आपको बताना है डिसलॉयल्टी नामक जो पात्र है वो भारत दुर्दशा का है। अब जो बच्चे पात्रों को लेकर बहुत चिंतित थे उनको लग रहा हो कि नहीं, इस प्रैक्टिस सेट में पात्रों को भी विशेष महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा का पात्र नहीं है, भारत दुर्दशा का पात्र नहीं है। ऑप्शन दिया गया भारत दुर्देव, भारत भाग्य, सत्यानाश, निरोग। तो इसमें कौन पात्र नहीं है, तो इसका सही जवाब है, यहाँ पर निरोग दिया गया है लेकिन होना क्या चाहिए था, रोग होना चाहिए था। ठीक है, निरोग की जगह रोग होना चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी जितने भी हैं पात्र वो सब भारत दुर्दशा के पात्र के रूप में हैं। तो जब आप रोग और निरोग दोनों में फ़र्क कर लेंगे तो समझ जाइए कि भारत दुर्दशा आपने ठीक से पढ़ लिया है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा का पात्र नहीं है, सेम वैसा ही प्रश्न, पात्र नहीं है आलस्य, मदिरा, अंधकार, लज्जा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि पात्र नहीं है। लज्जा के स्थान पे क्या होना चाहिए, निर्लज्ज होना चाहिए। ठीक है, और बाकी आलस्य, मदिरा, अंधकार सब हैं, लेकिन लज्जा नाम का जो इसमें कैरेक्टर दिया गया वो नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा में कवि वचन सुधा पत्रिका का जिक्र किसके द्वारा किया गया है। कवि वचन सुधा पत्रिका का जिक्र किसके द्वारा की गई है भारत दुर्दशा में। ऑप्शन दिया गया डिसलॉयल्टी, आलस्य, मदिरा, अंधकार। तो कवि वचन सुधा पत्रिका जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण पत्रिका रही है, किसके द्वारा ये कहा गया है, जिक्र किया गया भारत दुर्दशा में भी, सही जवाब है डिसलॉयल्टी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के संदर्भ में सही नहीं है, भारत दुर्दशा के संदर्भ में सही नहीं है। यह नाट्य या रासक है, हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है, अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है, यह अनुदित नाटक है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है ये हमें बताना है।
तो इसका जो सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब है डी। बताया जा रहा है कि भारत दुर्दशा क्या है, अनुदित नाटक है, जो कि एकदम से गलत है, ये मौलिक नाटक है। तो इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल 17 नाटकों की रचना की है, उसमें से कुछ मौलिक हैं, कुछ अनुदित हैं। तो ये एकदम से कंफर्म करके जाइए, क्योंकि परीक्षा में 1-2 सवाल भारतेंदु के नाटकों से आने तय हैं। और यहाँ तक कि भारतेंदु ने नाटक के 5 उद्देश्य बताए हैं, उन 5 उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए आप सभी को, और मौका मिलेगा तो मैं खुद उसके बारे में बताऊंगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखिए कि जो भारत दुर्दशा है वो क्या है, उसको कई बार रासक कहा गया है, ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और बाकी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है, यहाँ पर राजनीतिक में ना पे बड़ी की मात्रा होगी, ठीक है।